हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे हैं और बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य नंदवंश का अंतिम सम्राट था जिसका नाम था घनानंद, और घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग चाणक्य ने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग मौर्य वंश पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य पालक थे उनके पूर्वज, मतलब वो जिस परिवार से बिलोंग करते थे उनका परिवार मौर्य का पालन किया करता था। ये भी कहा जाता है कि उनके पिता जो है मौर्य नगर के प्रमुख थे, प्रधान प्रमुख थे। उनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, लेकिन लालन पालन एक गौ पालक के घर में हुआ था। बच्चा थे बट बहुत ही ज्यादा होनहार थे, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से संबंध है ना। मौर्य वंश से संबंध हो जाता है। मौर्य वंश से ये मौर्य पालक थे। इनके परिवार जो है मौर्य पालने का काम करते थे। कहा जाता है कि इनके पिता जो हैं यह मौर्य नगर के, है ना, मौर्य नगर के ये प्रमुख थे, प्रधान थे। मौर्य नगर के ये प्रधान थे इनके पिता। इनका जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका लालन पालन अगर देखा जाए हम लोग, तो लालन पालन इनका एक गौ पालक के यहाँ हुआ था, जो गौ पालता था, है ना, और उसी के साथ वो जाते थे गाय को लेकर के। गौ पालक थे, गौ पालक। बच्चे को कहानी तो ज़्यादा नहीं समझिए, है ना, वो समझा जाएगा बाद में। लेकिन एक दिन की बात हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि बचपन से ही वो लक्षण सब चीज़ थी एक राजा बनने की। चाणक्य एक दिन उस रास्ते से जा रहे थे और उनके मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थी, बहुत ऐसे विचार चल रहे थे, क्योंकि एक समय में घनानंद ने उन्हें बहुत अपमानित किया था। और कहा जाता है कि ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण को अपमान करना, है ना, मतलब समझिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा होता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी उस समय। घनानंद की अगर बात किया जाए तो घनानंद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके सामने दुनिया का सबसे महान सम्राट भी घुटने टेक दिया, और वो भारत के थे घनानंद। और घनानंद शक्तिशाली के साथ साथ वह सबसे ज़्यादा कहें तो अहंकारी भी थे। और उन्होंने ब्राह्मणों को बुरी तरह से अपमानित किया, जिसके वजह से चाणक्य ने अपनी शिखा खोल करके प्रण प्रतिज्ञा किया कि जब तक आपकी सत्ता को हम उलट नहीं देंगे तब तक हम कभी शिखा नहीं बांधेंगे। और ये बातें मन में चल रही थी, तब तक उनका नज़र चंद्रगुप्त मौर्य जो बच्चा था उसी पर पड़ा। तब उन्होंने उस बच्चे को 1000 करशापन में खरीद लिया। 1000, है ना, 1000 करशापन दे करके चाणक्य ने उस बच्चे को खरीद लिया। और खरीदने के बाद ये उसे लेकर के तक्षशिला चले गए। इस बच्चे को लेकर के कहाँ चले गए? तक्षशिला, है ना, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखते होंगे, अभी वर्तमान के क्षेत्र अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र में पड़ेगा। प्राचीन भारत के इतिहास में जिस तरह से वर्तमान में आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उससे कहीं ज़्यादा बेमिसाल और उससे कहीं ज़्यादा मतलब लोकेलिटी और सबसे ज़्यादा जो फेमस था, यही तक्षशिला विश्वविद्यालय था। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे चाणक्य। आचार्य थे कौन? चाणक्य आचार्य थे। और यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया गया। यहीं पर शिक्षा दीक्षा जो है ना, शिक्षा दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पर हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पर शिक्षा दीक्षा दिया गया। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तब उन्होंने सर्वप्रथम मजबूत सेना अपने पास रखी।
सर्वप्रथम उन्होंने मजबूत सेना रखी और मजबूत सेना के बल पर उन्होंने भारत में एक बहुत ही सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। 317 बीसी की बात है ना, 317 ईसा पूर्व की बात है, 317 ईसा पूर्व की। 317 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध को जीता और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 317 बीसी में 317 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध और पंजाब क्षेत्र पर, है ना, और पंजाब क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया 317 बीसी में। इतना ही नहीं, जब भारत से, यानी कि जब सिकंदर महान की जब मृत्यु हो गई, सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, तो सिकंदर महान की मृत्यु के बाद सेलुकस पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना। सिकंदर के मृत्यु के बाद सेलुकस निकेटर जो है यह पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना। इंफॉर्मेशन को लिखते चलते हैं, यानी कि सिकंदर के मृत्यु के बाद, है ना, सिकंदर के मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस पूर्वी प्रदेशों का, है ना, पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना। पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना। लेकिन आपको पता होगा आगे चल कर के दो योद्धाओं के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग सेल्यूसिड मौर्य युद्ध बोलते हैं। दो लोगों के बीच में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और यह युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में, है ना, 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में दो लोग थे आमने सामने, और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था और इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुआ। यहाँ पर एक तरफ से सेल्यूकस निकेटर, एक तरफ सेल्यूकस और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यह युद्ध हो रहा था कब? 305 ईसा पूर्व में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सेल्यूकस निकेटर को घुटने टेकने पड़े और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। और तब जाकर के सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में इस देश का पहला अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। और इस अंतरराष्ट्रीय संधि में, है ना, इस अंतरराष्ट्रीय संधि में क्या क्या होता है इसको देखिए। इस अंतरराष्ट्रीय संधि में होता है कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपने पुत्री की शादी, जिसका नाम है कार्नेलिया का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर, है ना, यहाँ पे सेल्यूकस ये अपनी पुत्री की शादी जो है ना, पुत्री की शादी जिसका नाम है कार्नेलिया का विवाह जो है, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया का विवाह हो जाता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हो जाता है कार्नेलिया का। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है, इनको उपहार स्वरूप या कह सकते हैं कि दहेज स्वरूप काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, है ना, काबुल, कंधार, काबुल, है ना, उसके बाद काबुल, कंधार, है ना, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। इतना ही नहीं, सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत है जिनका नाम है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहीं पर पाटलिपुत्र में
यहाँ पर जो सेल्यूकस का राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज यहीं पहुंचता है ना। मेगास्थनीज, बहुत सारे सवाल मेगास्थनीज के संदर्भ में पूछा जाता है। और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है ना। इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है और ये पहुंचता है कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहुंचता है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, है ना। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत होता है। जब ये वैवाहिक संबंध हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार देते हैं। 500 हाथी, है ना, उपहार दिया जाता है, क्योंकि मगध में हाथियों की कमी नहीं रहती है। मगध में हाथियों की कमी नहीं होती है और यही वजह है कि 500 हाथियों को इकट्ठा करके सेल्यूकस के, है ना, दरबार में भेज दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में यह पूछा जाता है सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में अगर देखा जाए, यहाँ पे अंतिम वर्षों में, तो अंतिम वर्ष में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। 12 वर्ष का अकाल, है ना, इसका चर्चा मिलता है आपको। 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है और यही वजह है कि थोड़ा सा दुखी होकर के चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कि अब हमें गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। और इसी समय उन्होंने गद्दी को त्याग देते हैं और गद्दी के त्यागने के बाद उनका जो पुत्र है जिसका नाम है बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठते हैं। कहा जाता है कि इसी समय में कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये चले जाते हैं, है ना, श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। और ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, तो ये हो जाता है आपके कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और श्रवणबेलगोला में एक चंद्रगिरी पर्वत है। चंद्रगिरी पर्वत, और इसी चंद्रगिरी पर्वत पर ये तपस्या करते हैं, है ना, तपस्या चंद्रगिरी पर्वत पर। क्योंकि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, अंतिम समय में जैन धर्म को ये स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और भद्रबाहु के साथ ये कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, जहाँ पे चंद्रगिरी पर्वत है, वहीं पर तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि लगभग 298 बीसी में, है ना, 298 बीसी में एक जैन मुनियों का एक विधि होता है अपने आप को खत्म करने का, अपने आप को मिटाने का, या कह सकते हैं एक सुसाइड भी होता है, या आप कह सकते हैं आत्महत्या। इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म जब स्वीकार कर लिए, तब इन्होंने संथारा विधि से, जिसको संलेखना विधि भी कहा जाता है, 298 ईसा पूर्व में, जिसे हम लोग संथारा विधि कहते हैं, संथारा कहिए या संलेखना कहिए, बात बराबर है। संलेखना विधि से ये अपने आप को, है ना, मिटा डालते हैं और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, यहाँ पर मृत्यु हो जाता है 298 बीसी में। इसी समय हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राज्यपाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राज्यपाल है जिनका नाम क्या है, पुष्यगुप्त वैश्य। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य नामक, है ना, वैश्य नामक एक राज्यपाल है, और इसी राज्यपाल के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है ना, सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। यानी कि यह निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चाणक्य यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पे रहते थे। क्या नाम है, चाणक्य, है ना, चाणक्य नाम है, चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहा जाता है, कई नाम है इनके। चाणक्य का एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य का पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है ना। और ये अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीतिक शासन व्यवस्था से है, संबंध राजनीतिक शासन व्यवस्था से है, राजनीतिक शासन व्यवस्था से है, पूछा जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, अर्थशास्त्र में है ना, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 180 प्रकरण है ना, 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक हैं, लगभग 4000 है ना, 4000 श्लोक हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र में, जिसके रचनाकार कौन है? चाणक्य हो जाते हैं, है ना। जिसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हो जाते हैं जिसका नाम है चाणक्य, और ये पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं, है ना। चाणक्य का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए, इसके बाद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अगला जो उत्तराधिकारी हुआ, उस उत्तराधिकारी का नाम है बिंदुसार, उसका नाम है बिंदुसार, नाम है ना, बिंदुसार। और बिंदुसार का शासनकाल अगर देखा जाए तो 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक, 298 बीसी से लेकर के है ना 273 बीसी तक इनका शासनकाल रहता है बिंदुसार का। और ये बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट के पिता हो जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा, यूनानी लेखक इनको कहता है अमित्रोचेटस। यूनानी लेखक पूछा जा सकता है, यूनानी लेखक क्या कहता है? तो यूनानी लेखक जो है ना, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहता है। अमित्रोचेटस का मतलब है अमित्रघात, मतलब अगर अर्थ देखा जाए तो शत्रुओं का नाश करने वाला, है ना, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसी तरह से बिंदुसार के बारे में वायु पुराण कहता है, और वायु पुराण कई देखिए जैन ग्रंथ भी है, सीरिया शास्त्र, बहुत सारे चीज़ें हैं। कभी कभी ये सोर्स के माध्यम से पूछा जाता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा, जैन ग्रंथों ने बिंदुसार को क्या कहा। जैसे वायु पुराण की बात किया जाए तो बिंदुसार को मद्रसार कहा जाता है ना, मद्रसार, भद्रसार भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो यूनानी लेखक जो है बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस कहते हैं, है ना, अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस कहते हैं। और ये कहता है कौन? तो यूनानी लेखक कहता है, जिसे आप कह सकते हैं अमित्रघात भी कहा जा सकता है, अमित्रघात, है ना, अमित्रघात कहा जाता है। जैसे में अगर इसका अर्थ अगर पूछे तो इसका अर्थ हो जाता है शत्रुओं को नाश करने वाला, इसका अर्थ हो जाता है शत्रुओं को, है ना, शत्रुओं को नाश करने वाला, नाश करने वाला, इसका अर्थ हो जाता है अमित्रोचेटस का। बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को, है ना, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया है। मद्रसार भी कहा जाता है ना, मद्रसार कहा गया है। जैसे जैन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहता है? जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंहसेन कहता है, सिंहसेन नाम से संबोधित करता है ना, सिंह से नाम से संबोधित करता है। इन्हीं के समय में, बिंदुसार के समय में ही सीरिया का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस, और एंटियोकस के जो राजदूत है जिसका नाम है डायमिकस, ये भारत आए थे किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। सीरिया का शासक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय में सीरिया का शासक, है ना, सीरिया का शासक, सीरिया के शासक का नाम क्या है? तो सीरिया के शासक का नाम है एंटियोकस, एंटियोकस, है ना, एंटियोकस। और एंटियोकस के एक राजदूत है, एंटियोकस का राजदूत, इसके राजदूत का नाम क्या है? डायमेकस, डायमेकस। और ये जो डायमेकस है
है ना। ये डायमेकस पाटलिपुत्र पहुंचता है किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में पहुंचता है। पूछा जाता है कि डायमेकस किसका राजदूत बनकर के भारत आया, तो सीरिया का एंटियोकस जो है शासक जो है ना, इन्हीं का राजदूत बनकर के डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। इतना ही नहीं, मिस्र के शासक थे, है ना, एक मिस्र के शासक हैं, मिस्र के शासक जिसका राजधानी कहाँ है, काहिरा हो जाता है। तो मिस्र के शासक का नाम है टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस, है ना, टॉलमी फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस नाम याद रखिएगा, ज्यादा फायदा होगा। तो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के शासक है और इनके एक राजदूत है जिनका नाम है डायोनीसियस, डायोनीसियस इनके एक राजदूत हैं जिनका नाम है डायनोसियस, डायनोसियस, है ना, डायनोसियस। ये भी पहुंचते हैं कहाँ पे, तो बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में ये भी पहुंचते हैं। और ये डायनोसियस जो है, ये डायनोसियस है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत हो जाता है ना, यहाँ पे राजदूत है। अब यहीं पे देखिए, इसी समय में अशोक सम्राट के बारे में पूछा जाता है कि अशोक सम्राट उस समय क्या कर रहे थे। तो कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो है अवंती के उपराज्यपाल थे। अशोक सम्राट जो है ये अवंती के उस समय उपराज्यपाल थे, और ये उपराज्यपाल होने का जो प्रमाण है यह दिव्यावदान देता है। यानी कि दिव्यावदान के अनुसार, है ना, दिव्यावदान ये जो ग्रंथ है इसके अनुसार अशोक सम्राट, है ना, अशोक सम्राट अवंती के क्या है, तो अवंती के उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से बिंदुसार की मृत्यु 25 वर्ष की अवस्था में, है ना, 25 वर्ष शासन करने के बाद 273 ईसापुर में, यानी कि 273 बीसी में, है ना, बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की, है ना, बिंदुसार की मृत्यु हो गई इस समय में। और इनका शासनकाल लगभग 25 वर्ष का था, 25 वर्ष का इनका शासनकाल रहा, है ना। यहाँ पर इनका शासनकाल जो है लगभग 25 वर्ष का रहा है ना। चलिए, लगभग 25 वर्ष का रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के बारे में पढ़े, क्योंकि अशोक सम्राट से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है अशोक सम्राट का। और अशोक सम्राट का जो शासनकाल है यह 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का है। 273 से लेकर के 232 बीसी तक इनका शासनकाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका राज्याभिषेक होता है कब, 269 ईसा पूर्व में। इनका जो राज्याभिषेक है ना, राज्याभिषेक कब होता है, 269 बीसी में होता है। मतलब 4 वर्ष का समय अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा देते हैं, क्योंकि इसमें गृह युद्ध फैल जाता है। कहा जाता है कि लगभग अशोक सम्राट के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया जाता है। 99 भाइयों की हत्या करते हैं। और पटना में जो आगम कुआं आप देख रहे होंगे ना, वहां पे 3-3 कुआं हैं शायद, उसी कुआं में इन्होंने अपने भाइयों को काट करके, गला काट करके इन्होंने उसी कुआं में डाल दिया था। तब जाकर के 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी राज्याभिषेक करवाई। और इनके माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक सम्राट के माता का नाम था शुभद्रांगी नाम था, है ना, माता का नाम शुभद्रांगी नाम था, शुभद्रांगी। हो सकता है कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ना, यहाँ पे। और ये भी कहा जाता है कि शुभद्रांगी जो है ये चंपा के, है ना, चंपा के ब्राह्मण की एक बेटी थी, है ना, चंपा के ब्राह्मण की ये पुत्री थी। उस समय शूद्र, ये सारे लोग शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग। और इनका शादी, है ना, ब्राह्मण परिवार, फलाना परिवार, ढिमकाना परिवार में होता है। सोच के देखिए, सम्राट है ये, है ना। अखंड भारत में जितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और इतिहास में ये भी कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने जो, है ना, धम्म के माध्यम से उन्होंने जो विजय हासिल की थी,
प्राचीन भारत के इतिहास में संसार का कोई भी सम्राट ऐसा नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। पुराण में अशोक सम्राट को क्या कहा जाता है? पुराण में अशोक सम्राट को कहा जाता है अशोक वर्धन। पुराणों में, है ना, पुराणों में अशोक सम्राट को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। इंफॉर्मेशन को बस देखते चलिए, है ना, इनको अशोक वर्धन कहा गया है। आप देखते होंगे एक मास्की और एक गुर्जरा अभिलेख है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्की एवं एक गुर्जरा अभिलेख है ना, गुर्जरा अभिलेख। इस अभिलेख में पूछा जाता है, गुर्जरा अभिलेख, और इसी अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। इसी में इनका नाम अशोक कहा गया है ना, अशोक कहा गया है। पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है, तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख हो जाता है। आप जानते होंगे एक सिहली अनुश्रुति कहता है कि उज्जैन जाते समय जब अशोक सम्राट उज्जैन जा रहे थे तब वो विदिशा रुक गए, और विदिशा रुकने के बाद वहाँ की एक सृष्टि की बेटी थी जिसका नाम था देवी। देवी से इन्होंने विवाह किया था, है ना। सिहली अनुश्रुति कहता है, सिहली, है ना, सिहली अनुश्रुति कहता है कि जब अशोक सम्राट, है ना, जब अशोक सम्राट उज्जैन जा रहे थे, उज्जैन, है ना, उज्जैन जा रहे थे, तो उज्जैन जब वो रास्ते में जा रहे थे तब वो कुछ दूर जाने के बाद वो विदिशा रुक गए, है ना। यहीं पे आगे वो विदिशा रुक गए, विदिशा। और विदिशा में ठहरने के बाद वहाँ पे एक सृष्टि थी, है ना, सृष्टि, और सृष्टि की पुत्री के साथ इनका विवाह होता है जिनका नाम है देवी। देवी नाम है। कहा जाता है कि इन्हीं से एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा नाम था। और ये भी कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को धम्म यात्रा के लिए कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। धम्म यात्रा के लिए श्रीलंका भेजा इनको, यहीं पे, है ना। अब यहां पर देखिए क्या होता है। मौर्य साम्राज्य के समय में मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। मौर्य साम्राज्य समय, है ना, 5 प्रांतों में विभाजित था, 5 प्रांतों में विभाजित था। पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला कौन सा प्रांत है, तो पहला प्रांत हो जाता है जिसको हम लोग प्राच्य कहते हैं, प्राच्य प्रांत है। और इसका राजधानी हो जाता है कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। दूसरा जो प्रांत है, दूसरा प्रांत, दूसरे प्रांत को हम लोग अवंती कहते हैं, अवंती कहा जाता है। दूसरे प्रांत को अवंती कहा जाता है, और इसका राजधानी हो जाएगा कहाँ पे? उज्जैनी में, है ना, उज्जैन में इसका राजधानी हो जाएगा। और तीसरा जो प्रांत है मौर्यों के समय में, तीसरा जो प्रांत है उसको हम लोग कलिंग कहते हैं, है ना, कलिंग कहा जाता है। और इसका राजधानी कहाँ पे होगा? तो इसका राजधानी तोसली हो जाता है, तोसली, इसका राजधानी तोसली है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हो जाता है चौथा प्रांत, और चौथा प्रांत का नाम है उत्तरापथ, उत्तरापथ, है ना। उत्तरापथ का राजधानी कहाँ पे होगा? तो उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला हो जाता है ना, तक्षशिला, तक्षशिला। और यहाँ पे जो 5वां प्रांत है, 5वां प्रांत का नाम है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ नाम है। और इसका राजधानी स्वर्णगिरी हो जाएगा, है ना, स्वर्णगिरी हो जाता है। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसका चर्चा बार बार मिलता है। और अशोक सम्राट के समय में सबसे बड़ा जो घटना घटा था वो था कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध का घटना अशोक सम्राट के जीवन में, है ना, बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आया, कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध हुआ लगभग 261 ईसा पूर्व में, लगभग 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है। और कहा जाता है कि लगभग, मतलब अशोक सम्राट के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के, है ना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
यह युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, और कलिंग युद्ध का उल्लेख हमको 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। इसका जो उल्लेख है 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है, और ये कहा गया है कि इस कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दिया गया और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, है ना, बंदी बना लिए गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। अशोक सम्राट इस समय, एक होता है ना किसी के मन में अगर जीत की अगर भूत सवार हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन जीत मिलने के बाद एक व्यक्ति मिला, बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त, और उपगुप्त ने उनकी जो आंखें, कहा जाता है ना कि जो लग रहा था कि हम तलवार के बल पर ही असली विजेता हो सकते हैं, हम दुनिया को जीत सकते हैं, तब उपगुप्त ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आप सच में आप एक विजेता हैं? और बहुत बड़ी बातें यहाँ पर हुई थी, और इस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उपगुप्त के द्वारा ही अशोक सम्राट बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण करते हैं। बौद्ध धर्म का, है ना, दीक्षा यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, और इस तरह से ये बौद्धिस्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो है, अशोक सम्राट भेरी घोष की जगह पे अब धम्म घोष की कल्पना करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं, अब क्या होता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, है ना, 10वें वर्ष क्या करते हैं, तो 10वें वर्ष अशोक सम्राट, है ना, बौद्ध गया की यात्रा करते हैं। बौद्ध गया की यात्रा करते हैं, और यह अशोक सम्राट का सबसे पहला, यानी कि पहला यह यात्रा हो जाता है। अशोक सम्राट का यह पहला यात्रा है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करते हैं, और अशोक सम्राट का यह पहला यात्रा हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, है ना, पहला यात्रा ये हो जाता है। उसके बाद आपको पता होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनकी इच्छा होती है कि बुद्ध से तथागत के संदर्भ में जितना भी, है ना, उनके जीवन से जुड़ा जो साइट है उसकी हम यात्रा करें। और यही वजह होता है कि अपना राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के, है ना, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, है ना, 20वें वर्ष क्या करते हैं, लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। लुम्बिनी ग्राम चले जाते हैं, लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी चले जाते हैं, जहाँ पे तथागत बुद्ध की जन्म होती है, जन्मस्थली है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे कर जो है, जो 1/6 लिया जाता था, यहाँ कर घटा करके 1/8 कर देते हैं, 1/8 भाग कर देते हैं। और इसी कर की जो कल्पना है, यह रुमिनदेई अभिलेख में मिलता है, रुमिनदेई अभिलेख में। और रुमिनदेई अभिलेख का स्थापना, है ना, अभिलेख का स्थापना अशोक सम्राट के द्वारा किया जाता है, अशोक सम्राट का। और अशोक सम्राट का यह सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा अभिलेख है जिसमें कर प्रणालियों के बारे में चर्चा मिलता है, 1/8, है ना, कर भाग का। तो ये राज्याभिषेक के 20वें वर्ष चले जाते हैं, कहाँ, लुम्बिनी चले जाते हैं। कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाई थी, एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया था। और इतना ही नहीं, अशोक सम्राट के द्वारा लगभग 84,000, है ना, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। स्तूप का निर्माण करवाया गया, कितना, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अशोक के समय में ही अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियां जो गया में है, बराबर की पहाड़ियों को काट कर उसमें गुफा बनाई गई, और उस गुफा को आजीविकों को सौंप दिया गया, आजीविकों को दान में दे दिया गया, है ना। बराबर की पहाड़ियों को काटकर, बराबर की पहाड़ियों को काटकर, है ना, बराबर की पहाड़ियों को काटकर गुफा बनाया गया, काटकर गुफा बनाया गया, जिसे हम लोग गुहा लेख कहते हैं। और इसको दान स्वरूप दिया गया, किसको, आजीविकों को, है ना, आजीविकों को दान स्वरूप दे दिया गया, और यह अशोक सम्राट के द्वारा इसको दिया गया था।
अशोक सम्राट ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक सम्राट के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया। श्रीनगर की स्थापना किया गया जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि नेपाल में एक नगर है जिसको हम लोग देवपाटन कहते हैं। नेपाल में नहीं, हाँ नेपाल में देवपाटन, नेपाल में ही है ना। एक जगह है जिसका नाम है देवपाटन, देवपाटन। और इसी देवपाटन की स्थापना भी अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। अशोक सम्राट के द्वारा किया गया। अशोक सम्राट के संदर्भ में इनके अभिलेखों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। जैसे अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में 40 से कहीं अधिक अभिलेखों की प्राप्ति होती है। जैसे अभिलेख की अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा शिलालेख, है ना। ये हमारा शिलालेख हो जाता है, शिलालेख। जैसे में अगर शिलालेखों की हम लोग चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो शिलालेखों में जैसे हो जाएगा मास्की गुर्जरा, है ना, मास्की, ठीक है, मास्की गुर्जरा, है ना, मास्की ये शिलालेख है, गुर्जरा शिलालेख है। नेटूर है, उड्डे गोलन हो जाएगा, नेटूर, है ना, नेटूर, नेटूर उड्डे गोलन, उड्डे गोलन हो जाता है। ये सब आपके शिलालेख हो जाते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी स्तंभ लेखों की अगर चर्चा करें तो स्तंभ लेखों की संख्या जो है 7 है, लेकिन मिला है 6 स्थानों से, है ना। स्तंभ लेखों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्तंभ लेख, तो यह स्तंभ लेख जो है, यह स्तंभ लेख 7 हो जाते हैं, लेकिन मिले हैं हमको 7 है, लेकिन मिला है 6 स्थानों से। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो पहला अगर हम लोग स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिल्ली टोपरा से मिला है, दिल्ली टोपरा, है ना, दिल्ली टोपरा से हमको प्राप्त हुआ है। और दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख है जो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। और दूसरा स्तंभ लेख देखेंगे तो दूसरा स्तंभ लेख हो जाता है ना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ, है ना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। और इसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना, लाया गया था। तीसरा स्तंभ लेखों की अगर चर्चा हम लोग करें तो लौरिया अरेराज हो जाएगा, जो बिहार में है, लौरिया, है ना, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज है, यह स्तंभ लेख हो जाएगा। और चौथा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो चौथा हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ कहते हैं, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। और ये भी आपको चंपारण में है। और यहाँ पे 5वां जो स्तंभ लेख होगा उसका नाम है रामपुरवा, ये भी चंपारण में है, रामपुरवा, है ना, ये भी जो स्तंभ लेख है चंपारण में है। और ये 6ठा स्तंभ लेख जिसका नाम है प्रयाग, है ना, इसका नाम क्या हो जाता है प्रयाग, यानी कि कौशाम्बी में यह था, जो अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद में लाया गया, प्रयाग को, इसको अकबर के द्वारा, है ना, इलाहाबाद लाया गया, इलाहाबाद इसको लाया गया। और तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा जो यहाँ पे अभिलेख है उसको हम लोग गुहा लेख बोलते हैं, है ना, गुहा लेख, जो बराबर की पहाड़ी जो है ना, गया में जो बराबर की पहाड़ी है, इसको काट करके, है ना, तराश करके सुंदर बनाया गया, एक घर की तरह बनाई गई। और ये आजीविकों को दान स्वरूप में दे दिया गया। इतना होने के बावजूद आप देखिएगा, इन्होंने एक बात कही थी प्रथम पृथक शिलालेख में, कही थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। सारी प्रजा क्या है, सारी प्रजा मेरी संतान है। सबको तो अच्छा लगा, लेकिन ब्राह्मणों को यह बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बात यह है कि एक शूद्र राजा ब्राह्मण को कहे कि तुम मेरी संतान हो, यह बर्दाश्त से बाहर की बात है। और यही वजह होता है कि अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद, अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद, है ना, अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद उनका जो साम्राज्य था वह कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इतना कमजोर हो जाता है कि इस सम्राट के, इस साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे, अंतिम शासक जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, इतने कमजोर हो जाते हैं कि इनके एक सेनापति हैं जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, जिसका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंगों के द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। और इस तरह से मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग साम्राज्य की स्थापना किया जाता है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और ये जो साम्राज्य है यह ब्राह्मण साम्राज्य हो जाता है, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण साम्राज्य हो जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।